नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल श्योरान का। मनोविज्ञान कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के यूनिट 1 के पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्यक्रम को हम सरलतम तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तैयारी की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पाठ्यक्रम को संभावित अधिकतम भागों में विभाजित करें, क्योंकि जब आप किसी कार्य को छोटे छोटे भाग में विभाजित कर लेते हैं तो वह कार्य सरल लगने लगता है। और आज यूनिट 1 का हम विभाजन करेंगे और ये समझाने की कोशिश होगी कि आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो टॉपिक को पढ़ने की यात्रा में उस टॉपिक को अधिकतम भागों में वर्गीकृत कीजिए। शुरुआत करते हैं। इससे पहले सरल मनोविज्ञान की 6 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। अब ये सबसे पहले पाठ्यक्रम है जो इंग्लिश में है। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, ये यूनिट 1 के 5 बुलेट हैं, इसको बुलेट कहते हैं। तो 5 टॉपिक हैं, उन 5 टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे। ये इंग्लिश में पाठ्यक्रम है और ये हिंदी में पाठ्यक्रम है। अब ये शैक्षिक मनोविज्ञान यूनिट 1 है और इस यूनिट 1 के ये 5 टॉपिक हैं। हर टॉपिक को संभावित अधिकतम भागों में विभाजित करने की कोशिश रहेगी। थोड़ा सा धैर्य से और थोड़ा सा ध्यान से इसे समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, जो शैक्षिक मनोविज्ञान की है। 5 बुलेट हैं, 5 टॉपिक हैं। और पहला जो टॉपिक है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य। ये आपके पाठ्यक्रम में उल्लेखित शब्दावली है, ये पाठ्यक्रम का मूल है। अब इसको हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आने वाले समय में जब मई के प्रथम सप्ताह से हम टॉपिक वाइज मनोविज्ञान को शुरू करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मई माह में यूनिट 1 जो है मनोविज्ञान की वो कंप्लीट इसी प्रकार से। अभी तो हम केवल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले घर का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ हॉल बनेगा, कहाँ कमरा बनेगा, कहाँ रसोई बनेगी, कहाँ गार्डन की व्यवस्था होगी। अभी हम पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी ब्लूप्रिंट की व्याख्या हम इन टॉपिक पर जब डेडिकेटेड क्लास लेंगे तब होगी। कक्षाएं मई के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी और मई में मेरा ये टारगेट रहेगा कि यूनिट 1 के जो 5 टॉपिक हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएं और वो 5 टॉपिक स्कूल व्याख्याता के साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक और रीट की परीक्षाओं के लिए भी काफी हद तक उपयोगी हैं। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा है, तो अवधारणा को हमने क्या कहा है? शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ और शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा। कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ परिभाषा है। परिभाषा का मतलब किसी विद्वान ने, किसी मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसको कहा जाता है परिभाषा, डेफिनेशन शैक्षिक मनोविज्ञान की। ये हो गया। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, किस मनोवैज्ञानिक ने, किस विद्वान ने शैक्षिक मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किया और उसके बाद किस प्रकार से शैक्षिक मनोविज्ञान की यात्रा रही है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अवयव क्या क्या हैं, तत्व क्या क्या हैं जिनसे शैक्षिक मनोविज्ञान निर्मित होता है। उसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। यदि आपने हमारे सरल मनोविज्ञान के पिछले 6 वीडियो देखे हैं और यदि आपने गंभीरता से उन वीडियो को देखा, समझा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, अमुक सवाल शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित है, अमुक सवाल शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ से संबंधित है। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्ट उल्लेख है पाठ्यक्रम में और शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य व महत्व, इसके फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इंपॉर्टेंस भी एक शिक्षक के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व, एक शिक्षार्थी अर्थात लर्नर के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व, और तीसरा है अन्य के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो ये पहला जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, उसको हमने वर्गीकृत किया है। जब मई में क्लासेस शुरू होंगी तो हम इन
इस एक टॉपिक के अंदर और चीजें आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, इस टॉपिक को और व्याख्यायित करेंगे, सरल बनाएंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण और अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। आपके पाठ्यक्रम में बुलेट नंबर 2 जो है आप पीछे देख सकते हैं, और ये पीडीएफ भी जो है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल्स पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पाठ्यक्रम में है किशोर अधिगमकर्ता का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। संज्ञानात्मक भी है। 5 प्रकार के विकासात्मक विशेषताएं कौन कौन सी? शारीरिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, उसके बाद में नैतिक है, और एक और है संज्ञानात्मक। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और नैतिक। वो पांचों को हम और अंदर डीपली जाकर उस पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है उसको विभाजित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, इसका मतलब है यहां केवल बात हो रही है शारीरिक विकासात्मक विशेषताओं की। अब आप जब विकास की बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास का अर्थ क्या है, विकास के कुछ नियम हैं। कहते हैं ना वृद्धि और विकास, यहां उस विकास की बात हो रही है। किशोरावस्था की भी विशेषताएं आपको देखनी होंगी, क्योंकि पाठ्यक्रम में किशोरावस्था के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास को पूछा है, और ये पांचों आपको केवल किशोरावस्था के पढ़ने हैं, बाल्यावस्था का नहीं पढ़ना। पाठ्यक्रम में ये स्पष्ट उल्लेख है। और किशोरावस्था के विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। तो हमने केवल विकास और किशोरावस्था को इन 4 भागों में डिवाइड किया है, और फिर इसकी एक एक टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे भविष्य में, क्लास जब होगी इस टॉपिक की। किशोर अधिगमकर्ता की अब यहां बात होगी संज्ञानात्मक विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, अर्थात इंप्लीकेशंस क्या हैं एक संज्ञानात्मक विकास के। विद्यार्थी जब किशोरावस्था में होता है तो संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है, इस संज्ञानात्मक विकास को जो किशोरावस्था में हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। हमने इस एक टॉपिक को इन 4 भागों में विभाजित कर लिया है। और ये समझिए, मेरा बड़ी विनम्रता से आपका यह आग्रह है कि इस प्रकार से जब आप पाठ्यक्रम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हो तो आपको समझना आसान हो जाता है। अगला टॉपिक किशोर अधिगमकर्ता की सामाजिक, अब यहां सामाजिक विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण और अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, या इसके का क्या मतलब है, सामाजिक विकासात्मक विशेषताओं का निहितार्थ। अब सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है? आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन देखा था, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? समाज की अपेक्षा के अनुसार आचरण करना सामाजिक विकास है। अब यह सामाजिक विकास की अवधारणा में शामिल है। इसका मतलब है वो जो सवाल पूछा गया कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, जिसका जवाब है समाज की अपेक्षा के अनुरूप आचरण करना, व्यवहार करना, बिहेव करना सामाजिक विकास है। तो यह सामाजिक विकास की अवधारणा में आएगा। उसके बाद सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक किशोर में सामाजिक विकास होता है किशोरावस्था में, तो उसको वो कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फिर किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अब यहां देखने वाली बात है मनोसामाजिक विकास और पारिस्थितिकी मॉडल। ठीक है, ये 2 सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनको हम देखेंगे। और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, किसके निहितार्थ, टीचिंग और लर्निंग में सामाजिक विकास के इंप्लीकेशंस क्या हैं, सामाजिक विकास के निहितार्थ क्या हैं, उनको देखेंगे। अगला आ गया संवेगात्मक विकास। किशोर अधिगमकर्ता की संवेगात्मक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। हम पाठ्यक्रम को बहुत गहरे में विश्लेषण कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं, और ये किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है, और इससे पाठ्यक्रम को पढ़ना आपके लिए सरल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, संवेगात्मक विकास का क्या अर्थ है साहब, आप इमोशनली डेवलप हो या इमोशनली डेवलप्ड
व्यक्ति की, किशोर की क्या विशेषताएं होंगी, क्या अर्थ होगा, उसको देखेंगे। और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये एक टॉपिक होगा। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, संवेग के तत्व कौन से हैं, संवेग के नियंत्रण की युक्तियां, संवेग के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम के लिए संवेगात्मक विकास के निहितार्थ। ये पाठ्यक्रम में केवल ये एक शब्द है, बाकी तो कोमा कर करके दे रखा है, हमने इनको इसमें डिवाइड किया है। उसके बाद किशोर अधिगमकर्ता का नैतिक विकासात्मक विशेषताएं, इथिकल, मोरल, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो नैतिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक विकास के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम में नैतिक विकास के निहितार्थ। अर्थात जब एक शिक्षक शिक्षण करवा रहा होता है, अर्थात वो पढ़ा रहा होता है, टीचिंग करवा रहा होता है, और एक शिक्षार्थी, एक लर्नर, एक अभ्यर्थी जब उसको समझ रहा होता है, तब यदि किशोर में नैतिक विकास हुआ है तो वो पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, यह महत्वपूर्ण है। अब अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी सिद्धांत, ये आपके पाठ्यक्रम में है। अब हमने व्यवहारवादी सिद्धांत और उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। अब उच्च माध्यमिक का मतलब क्या हुआ, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में शामिल होंगे। अब यहां अधिगम आ गया है आपके पाठ्यक्रम में, इसका मतलब है अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उससे पहले अधिगम के बारे में भी आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। फिर अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसके सोपान है, नियम है, इनको पढ़ेंगे। और अधिगम और परिपक्वता के बीच क्या संबंध है, इससे संबंधित भी 2-3 सवाल 2022 की स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका मतलब है अधिगम और परिपक्वता के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। जैसे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अधिगम और विकास के बीच में क्या संबंध है। तो कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन को आधार बनाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित सवालों को आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको दोनों टॉपिक के बारे में एक आधारभूत समझ विकसित आप में हो चुकी हो। अब व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, अब यहां आए हम एग्जैक्ट टॉपिक पर, अवधारणा क्या है, और यह व्यवहारवादी सिद्धांत है। सीधा पूछा गया था 2022 की एक विषय की परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत है। 4 विकल्प थे और उसमें एक विकल्प थार्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत भी था। इसका मतलब है जब आप व्यवहारवादी सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको यह पढ़ना होगा कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, और व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत पढ़ रहे हो तो ये वो सिद्धांत हैं जो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में शामिल होते हैं। अब इसको भी हम जब थार्नडाइक का प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसको अंदर जाकर पढ़ेंगे कि थार्नडाइक में प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत में कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से चरण हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, किसके निहितार्थ, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के इंप्लीकेशंस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत करना निश्चित रूप से आपकी तैयारी को रोचक बनाएगा और मनोविज्ञान को सरल बनाएगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, अर्थात अधिगम के कुछ सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत में शामिल हैं। अब संज्ञानात्मक अधिगम के ये सिद्धांत हैं। अब हम जब चिन्ह सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से अंदर जाएंगे। फिलहाल हम केवल ब्लूप्रिंट, एक ढांचा तैयार कर रहे हैं कि हाँ ये हमने ब्लॉक बना दिए और उसमें फिर हम और टॉपिक को पढ़ेंगे। तो क्लासिकल संज्ञानवादी ये हैं मनोवैज्ञानिक, आधुनिक संज्ञानवादी इनको माना जाता है, और विद्यार्थियों के लिए संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के निहितार्थ। अब आ जाता है निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। तो इसका अर्थ क्या है, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत भी अलग अलग हैं, 3-4 प्रकार के निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत हैं, उनको हम इसमें
पढ़ेंगे। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। पाठ्यक्रम का चौथा जो बुलेट है वो, तीसरा जो बुलेट, चौथा बुलेट है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित है। इसका मतलब है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। मानसिक स्वास्थ्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं, क्या वो लक्षण हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हो कि ये विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये किशोर मानसिक रूप से स्वस्थ है। यहाँ सब किशोर की ही बात हो रही है। और मानसिक स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए कुछ मेथड हैं, प्रवृत्तियां हैं, टेक्निक्स हैं, ये सब कुछ इसमें होगा। फिर है समायोजन की अवधारणा और समायोजन की युक्तियां, चौथा बुलेट है ये। समायोजन का अर्थ क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है समायोजन की, परिभाषा क्या है समायोजन की, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कारक जो समायोजन को प्रभावित करते हैं वो पढ़ेंगे। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, 3-4 प्रत्यक्ष विधियां हैं और अप्रत्यक्ष विधियों का ये उल्लेख है, जिसको हम रक्षात्मक युक्तियां भी कहते हैं। समायोजन की युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन, समन, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन और अन्य भी हैं। तो समझने के लिए ये बात है कि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि में शामिल है, हो सकता है इनमें से 2-3 विकल्प दे दिया जाए, एक अलग कोई विकल्प दे दिया जाए, कौन सा समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है या समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, इसी प्रकार से सवाल आ सकता है। और केवल पाठ्यक्रम को हमने थोड़ा सा व्याख्यायित किया है और इससे सीधा सवाल बनता है। सवाल यह भी बन सकता है कि प्रतिगमन का अर्थ क्या है, एग्जाम्पल दिया जा सकता है प्रतिगमन से संबंधित और पूछा जा सकता है कि साहब ये अमुक उदाहरण समायोजन की कौन सी रक्षात्मक युक्ति से संबंधित है। अब है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका अर्थ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस प्रकार से विकसित हुआ, डेनियल गोलमैन, सालोवी, मेयर, ठीक है। फिर संवेगात्मक बुद्धि का मॉडल भी है। संवेगात्मक बुद्धि का उपयोगिता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व क्या हैं, कि जैसे एक बार हमने पढ़ा था ना, स्वनियमन, उसके बाद एम्पैथी, परानुभूति, ये 3-4-5 उसमें शब्द थे, वो सारे शब्द संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। यदि आप में परानुभूति है, एम्पैथी है, इसका मतलब है आप संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उसके बाद संवेगात्मक युक्त बालकों की विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषताएं होंगी संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान बालकों की, और संवेगात्मक बुद्धि का मापन यदि संभव है तो कौन से हैं, कौन से स्टैंडर्ड संवेगात्मक बुद्धि के मापन के तरीके हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। अब यहां तक आते आते आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने केवल अभी तक यूनिट 1 जो है उसके 5 जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को हमने व्याख्या की है, व्याख्या करके समझने की कोशिश की, और यहां आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ पाठ्यक्रम में ये टॉपिक था, इसमें ये सब टॉपिक हैं, इस सब टॉपिक के अंदर ये मैटर आएगा। इसका मतलब है आपका ब्रेन जब इस प्रकार से चीजों का वर्गीकरण उसे समझ में आता है, जब इस प्रकार का वो वर्गीकरण देख लेता है तो चीजों को आसान याद करना आसान हो जाता है। अब कुछ विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर स्कूल व्याख्याता में जो है आप टेस्ट सीरीज शुरू करें। सरल मनोविज्ञान की कक्षा ये 7 नंबर है, मई में हम टॉपिक वाइज मनोविज्ञान यूनिट 1 को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो टेस्ट सीरीज है ये आपको यश गुरु ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, और कुल मिलाकर जो है 35 टेस्ट होंगे। 2022 में जो सवाल पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा, जो सरल मनोविज्ञान में हमने करवाए हैं, अभी हमने सरल मनोविज्ञान में केवल यूनिट 1 को कवर किया है। पहले हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 2 से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन जो अक्टूबर 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे उनको देखेंगे, तो फिर यूनिट 3 को देखेंगे। तो अभी ये आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अधिक जानकारी जो है आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाकर दे दी जाएगी, और पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्याख्यायित करना आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य जो यूनिट हैं मनोविज्ञान की उसकी भी इसी प्रकार से हमें व्याख्या करनी चाहिए क्या, इस पर भी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।